मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 पेपर 6 का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पिट्स एक्ट आया था इंग्लैंड से, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंध करो। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। हम लोग देखते हैं कि 1746 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 ईस्वी में। लगान व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदार को कर संग्रहकर्ता माना जाए या भूमि का स्वामी माना जाए। इसमें कहा गया था कि जो जमींदार है उसी को कर संग्रहकर्ता माना जाए या तो भूमि का स्वामी माना जाए। इस विषय पर दो अंग्रेज अधिकारी का नाम है, एक का अधिकारी का नाम है जॉन सॉर और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है जेम्स ग्रांट। ये दोनों का जो विचार आया अस्थाई बंदोबस्त को लेकर, लेकिन दोनों का विचार एक दूसरे का विरोधी था। देखते हैं कि जॉन सॉर जमींदारों को भूमि का स्वामी जॉन सॉर जो था वह जमींदारों का भूमि का स्वामी स्वीकार करता था और उसके अनुसार ही लगान देने का वास्तविक अधिकारी थे। यानी जॉन सॉर का मानना था कि जमींदार ही भूमि का स्वामी है और वे ही लगान वास्तविक रूप से दे सकते हैं। लेकिन ग्रांट जो अंग्रेज अधिकारी ग्रांट है, उनका विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। सरकार इन्हें अपनी इच्छा से हटा सकती थी। मतलब यहाँ जॉन ग्रांट कहता है, जो ग्रांट है जो अंग्रेज अधिकारी, वह कहता है कि जितने भी ज़मीन है बंगाल में वो सारे बंगाल सरकार की है। जो ज़मीन है, भूमि है कलकत्ता में, वो सारी भूमि सरकार की है तथा जमींदार जो सिर्फ कर संग्रहकर्ता यानी टैक्स को वसूलने के लिए है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार जब चाहेगी इसको जमींदारी को छीन ले सकती है। कॉर्नवालिस ने सॉर के विचारों से सहमत था। यानी जो कॉर्नवालिस था वह जॉन सॉर के विचारों का सहमत किया। यानी जॉन सॉर का मानना था कि जो जमींदार है, जमींदार ही भूमि का स्वामी है। लेकिन सॉर का यह भी विचार था कि चूंकि भूमि संपत्ति का सर्वेक्षण तथा उनके सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए यह व्यवस्था 10 वर्षों तक की होनी चाहिए। किंतु कॉर्नवालिस दीर्घकालीन की व्यवस्था के पक्ष में था। हम लोग यहाँ पे देखें कि भूमि बंदोबस्त जो अस्थाई बंदोबस्त था उसको लेकर दो अधिकारी आते हैं, एक जॉन सॉर है और दूसरा ग्रांट है। जॉन सॉर जो है वह बंगाल के भूमि का स्वामी जमींदार को मानता है, लेकिन ग्रांट कहता है कि भूमि का स्वामी सरकार है और सिर्फ जमींदार जो है वह कर संग्रह करता है। लेकिन जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, वह जॉन सॉर को बात का सहमत हुए। यानी भूमि का मालिक स्वामी जमींदार है और वही टैक्स देंगे। लेकिन जो सॉर है वो कहता है, जॉन सॉर कहता है कि भूमि का भी सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है और ना ही उनका सीमा का निर्धारण हुआ है, इसलिए जो भूमि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू होगा वह 10 वर्ष का होगा। लेकिन कॉर्नवालिस का मानना था कि दीर्घकालीन के पक्ष में था। अब आगे देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान कर दिया जाएगा। यानी गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने वार्षिक लगान को 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था की, यानी 10 वर्ष का जो भी लागू होगा वह 10 वर्ष के लिए होगा। और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन का जो सभा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अगर वह स्वीकृति दे देगी तो यह व्यवस्था अस्थायी हो जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने पर 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया और भू राजस्व की व्यवस्था
इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी गई। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जब इसका अनुमति मिल गया तो यह लागू हो जाता है स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को। और कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 22 मार्च 1793 को। किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया जो जमींदार को प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था। इसमें व्यवस्था कर दिया गया कि एक वर्ष में कितना रकम जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा करना पड़ेगा। इस व्यवस्था में लगान का यानी टैक्स का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदार का निश्चित किया गया। यानी कि जो भी टैक्स वसूला जाएगा किसानों से उसमें 10/11 भाग सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा होगा पैसा और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखेंगे। जमींदार को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त जिसको हम लोग इस्तमरारी व्यवस्था कर रहे हैं, उस व्यवस्था से सरकार को तो कम फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? तो जमींदार को हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा जमींदार को हो रहा है क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। कि हम लोग यहाँ पे देखें कि जॉन सॉर ने कहा था कि भूमि का मालिक जमींदार है, जमींदार ही टैक्स दे सकता है। इस प्रकार जमींदार भूमि का मालिक वास्तविक रूप से मान लिया गया एवं भूमि भू स्वामित्व परंपरागत हो गया। कॉर्नवालिस ने एक अध्यादेश द्वारा यह भी घोषित कर दिया कि एक जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों में चल संपत्ति की भांति विभाज्य हो जाएगी। यानी अगर कोई जमींदार जमींदारी करते हुए अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उस भूमि का जो उसका उत्तराधिकारी जो होगा यानी उसका जो पुत्र होगा, यानी उसका पुत्र हो या उसका जो अपना संगे संबंधी जो उसके बाद वो संचालन कर सकता है, उस व्यक्ति के पास स्वयं उसका चल संपत्ति चला जाएगा। 1794 ईस्वी में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। यानी इसके बाद 1794 में कानून बनता है जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। यानी कि इसमें कहा गया जमींदार को यह भी शर्त दिया गया 1794 में जमींदार लोग को अभी शर्त दिया गया कि जितना टाइम हम दे रहे हैं यानी आपको 1 वर्ष में जमा करना है। 1 वर्ष से मान लिया जाए 31 मार्च से 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगर आप 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है यानी कि 1 अप्रैल उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 1794 से शुरू हो रहा है तो आप 31 मार्च तक सूर्य डूबने के पहले तक जमा कर देना है। यानी जितना टाइमिंग दिया गया उस टाइम का सूर्य डूबने के पहले अगर जमींदार टैक्स नहीं जमा करता है तो ऐसे जमींदार को जमींदारी नीलाम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जमींदार जो टाइम दिया गया है कंपनी सरकार के द्वारा उस समय के आधार पर अगर वो पैसा जमा नहीं करता है, जो भी टैक्स है वो जमा नहीं करता है सूर्य डूबने के पहले, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दिया जाएगा। यानी इसी को लिखा गया कि घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। भूराजस्व 3 करोड़ 75 लाख रुपये वार्षिक निश्चित किया गया था, जबकि किसानों से जमींदार लगभग 13 करोड़ रुपया वसूल करते थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना देना पड़ता था कि जमींदार जो टैक्स वसूल रहा है किसानों से वह कितना कर सरकार को देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय थी सरकार, जो अंग्रेज का जो कंपनी था उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो जमींदार जो टैक्स वसूल रहा है बंगाल के किसानों से तो कितना टैक्स जमा करेगा, तो वो जमींदार 1 वर्ष में 3 करोड़ 75 लाख रुपया जमा करना था, जबकि जमींदार लोग किसानों से 13 करोड़ रुपया वसूल करते थे। आप सोच सकते हैं कि 4.25 करोड़ रुपया यहाँ सरकार को देना पड़ रहा है और ये लोग कम से कम 9 करोड़ रुपया जमींदार अपने पास साल में रख रहा है। यानी 4 करोड़ मान के चलिए उदाहरण 4.25 करोड़ सरकार को दे रहा है, लोग टैक्स जमा कर रहा है जमींदार और उसमें 9 करोड़ स्वयं रख रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कि किसानों को कितना सताते थे ये लोग जमींदार लोग। यानी मतलब 2 गुना 3 गुना ये लोग अपने खुद रखते थे। इस प्रकार देखते कि स्थायी बंदोबस्त में अगर कोई सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो वह हुआ जमींदार और सबसे जो शोषण जिसका शोषण हुआ वह था किसान। 13 करोड़ रुपया वसूल करते थे
कृषकों के परिश्रम से जमींदार की समृद्धि बढ़ी। यानी किसान कितना मेहनत से उपजाते थे और इन लोग से ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जितना की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि 4.25 करोड़ ही तो साल में जमा कर रहा है जमींदार लोग, और यहाँ कितना वसूल रहा है ये लोग जमींदार लोग, 13 करोड़। यानी 4.25 करोड़ सरकार को दे रहा है और 13 करोड़ में जितना बच रहा 8-9 करोड़ से सारा जमींदार अपने पास रख लेता था। तो इसमें देखते हैं किसान लोग सबसे ज़्यादा शोषित हुए और जमींदार लोग सबसे ज़्यादा समृद्धि बढ़ी, सबसे ज़्यादा अमीर हुए। परिणाम स्वरूप उप जमींदारी प्रणाली का भी जन्म हुआ। यानी जमींदार बहुत ज़्यादा ज़मीन अपने पास टैक्स वसूलने के लिए अपना हिस्सा में बना लेता था। अब जमींदार खुद ही नहीं वसूल पा रहा उतना क्षेत्र में, तो अपने जगह पर एक और आदमी को बैठा लेता था, यानी उप जमींदारी। इस प्रकार देखते हैं कि उप जमींदारी प्रणाली का जन्म हुआ, जिससे स्वाभाविक रूप से किसानों के अतिरिक्त शोषण को जन्म दिया। यानी किसान, यानी कि हमको काम करना, वो काम और हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को बैठा दे रहे हैं, तो इससे और किसानों का शोषण हुआ। तो उप जमींदारी के कारण किसानों को और शोषण हुआ। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे लागू हुआ? अब हमें ये देखना है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ पे लागू हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर के क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया। क्वेश्चन में पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में हुआ लागू हुआ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक, यानी कर्नाटक के उत्तरी दिशा के क्षेत्रों में लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रों में आता था, यानी लागू हुआ था। यानी कि पूछ देगा कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 19% क्षेत्र पर लागू था। ये था कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त या कॉर्नवालिस की उपलब्धियाँ। थैंक यू।